सो हेलो गाइस, आज हम गृहिणी रोग निदान अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो गृहिणी क्या है कि वो एक पाचन संस्थान का मतलब एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक विशेष नाम है। ठीक है। सुश्रुत मतानुसार आमाशय तथा पक्वाशय के बीच स्थित छठी पित्तधारा कला ही गृहिणी है। कलाएँ जो है जैसे आपने पढ़ा होगा अभी एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में, वो वही है। तो षष्ठी पित्तधारा नाम या कला परिकीर्तिता पक्वाशय मध्यस्थता गृहिणी सा प्रकृतिता। गृहिणी अग्नि का प्रधान केंद्र है तथा अन्न का ग्रहण करने से इसे गृहिणी करते हैं। ठीक है। उसके बाद है गृहिणी पाचक पित्त की उपस्थिति में अवकृत एवं पाचन क्रिया का स्पंदन संपादन करने में पूर्ण सामर्थ्य होती है। पाचनार्थ अपक्व मतलब कि जो गृहिणी होता है मेन, वहाँ से डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। जो भी आप फूड खाते हो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। अपक्व अन्न को जो है वो धारण करती है और पाचन के बाद जो अवशिष्ट है उसको निकाल देती है। मेनली जो आप खाना खाते हो तो उसमें से जो डाइजेस्टिव पार्ट और अनडाइजेस्टेड पार्ट है, तो डाइजेस्टेड पार्ट को प्रॉपर वहाँ से एब्जॉर्ब होकर रस रक्त आदि में कन्वर्ट होता है, और जो दिक्कत जो मल वाला पार्ट है वो भी वो सेपरेट आउट कर देती है। ठीक है। अब क्या है कि गृहिणी जो है वो अधिष्ठान बनाकर होने वाले रोग को गृहिणी रोग कहते हैं। ठीक है। आश्रय आश्रय में अभेद मानकर कई गृहिणी के आश्रय। ठीक है। तो ये कुछ बात है। ठीक है। चक्रपाणी ने गृहिणी स्थित अग्नि दोष को गृहिणी दोष कहा है। ये आगे आप अभी देखोगे ना कि गृहिणी दोष और गृहिणी में क्या डिफरेंस है। तो अभी अपन इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वो चीज़ें देन है क्लियर होती जाएगी। मतलब अग्नि दोष जो है वो गृहिणी दोष होता है। ठीक है। और रोग जो होता है वो गृहिणी होता है। ठीक है। वस्तुतः महास्रोत के जठरांत। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो गृहिणी दोष तथा गृहिणी रोग ये दोनों शब्द चरक संहिता में आते हैं। ठीक है। दोनों कदाचित पर्याय रूप में माना जाता है। वस्तुतः गृहिणी दोष को गृहिणी का क्रियात्मक विकृति समझना चाहिए तथा गृहिणी रोग से गृहिणी का कोष्ठज रोग या रचनात्मक विकार लेना चाहिए। ठीक है। ये आपका एक अच्छा पॉइंट है कि देखो गृहिणी में जब फंक्शनल डिसऑर्डर होगा, फंक्शनल डिसऑर्डर क्या होगा, या तो गैस्ट्रिक, मतलब मॉडर्न से अगर ऐसे ऐसे मतलब नॉर्मल ले लैंग्वेज में बोलें तो एक तो हो सकता है पाचक पित्त का कमी हो, है ना, या फिर जो खाने का जो अवशोषण है वो सही से ना हो रहा होगा, तो ये फंक्शनल में आ गया। ऑर्गेनिक में क्या होगा या ऑर्गन वाले में क्या होगा कि भाई कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो। सो ऐसा है। तो गृहिणी रोग जो है पाचन संस्थानगत रोगों में प्रमुख है। ठीक है। पाचन संस्थागत अन्य रोगों के सदृश गृहिणी रोग का भी प्रधान कारण मंदाग्नि ही है। ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स याद रख सकते हो। ठीक है। एक यही पॉइंट है कि भाई जो गृहिणी रोग है वो मेनली कोष्ठज रोग या रचनात्मक विकार लेना चाहिए, और गृहिणी दोष को क्रियात्मक विकृति समझना चाहिए। तो ये डिफ्रेंशिएशन वाला पॉइंट है। ठीक है। और इसका अग्नि इसका प्रधान कारण होता है गृहिणी रोग का। ठीक है। आचार्य वाग्भट ने इसे अष्टमहारोगों में वर्णित किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, आ जाता है एग्ज़ाम में। ये एमसीक्यू बेस में पूछ सकता है आपको, है ना। और ये अष्ट महागत रोग भी अलग से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गृहिणी रोग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जठराग्नि विकृत से उत्पन्न होता है तो उसे स्वतंत्र गृहिणी रोग, जबकि दूसरा अतिसार आदि के बाद उत्पन्न होता है तो उसे परतंत्र गृहिणी रोग कहते हैं। ठीक है। अब क्या है कि पाचन संस्थान के विभिन्न विभागों में अग्नि के विभिन्न रूप हैं। ठीक है। अवस्था पाक और निष्ठा पाक, ये पाक दो भेद किए गए हैं। आमावस्था, पश्चिमान अवस्था, पक्वावस्था में क्षयो रस वाले आहार के तत्स्थान के। ठीक है। ये कुछ बातें कही गई हैं। इस क्रिया को अवस्था पाक कहते हैं। इसके पश्चात भूताग्नि व्यापार। ठीक है। तो इसको निष्ठा पाक या विपाक बोलते हैं। तो देखो जब खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उससे क्या है कफ वात आदि उत्पन्न होते हैं, तो वो अवस्था पाक होती है। मतलब खाना अगर आप जैसे देखना कि कोई अम्ल मधुर अम्ल लवण रस वाला कुछ खाए तो कफ बढ़ाएगा, थोड़ा पित्त बढ़ाएगा, है ना। कटु तिक्त कषाय वाला खाए तो थोड़ा सा वात और पित्त बढ़ाएगा। तो ये वो अवस्था पाक है। मतलब खाना खाते ही जो एक इनिशियल आपका जो दोष का जो
बढ़ना कम होगा वो अवस्था पाक है, ठीक है। और देन जो है जब खाना आपने खा लिया देन रस आदि जब उत्पन्न होते हैं तब वो निष्ठा पाक या विपाक होते हैं। जब उसमें धात्वाग्नि की रस धातु की अग्नि और उसकी अग्नि जब काम करेगी तो वो फिर अलग हो जाती है, ठीक है। देन जो है आगे जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि ये है, ठीक है। अब क्या है कि जठराग्नि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे भूताग्नि और धातक अग्नि का पोषक माना गया, क्योंकि देखो जब जठराग्नि सही रहेगी तो रस उत्पन्न होगा, देन रस के बाद ही तो आगे के जो धात्व अग्नि है और भूताग्नि है वो काम करेंगे, इसलिए जठराग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रहणी रोग की उत्पत्ति में जठराग्नि की विकृति से ग्रहणी की कार्य एवं शास्त्र में विकृति आ जाती है, इसलिए सुश्रुत ने ग्रहणी का बल अग्नि को माना है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप मार्क कर सकते हो कि सुश्रुत ने ग्रहणी का बल अग्नि को माना है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। देन निदान की ओर बढ़ते हैं कि क्या क्या है। तो भाई देखो खाना नहीं खाने से, खाना के बाद और खाना खा लेने से, है ना, विस्माशन और असत्य भोजन करने से, गुरु शीत रुक्ष दुष्ट करना, ठीक है, विरेचन वमन स्नेह पान का विभ्रम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप देख सकते हो। सुश्रुत ने जिन कारणों का वर्णन किया है ये प्रायः परतंत्र ग्रहणी रोग के प्रतीत होते हैं, ठीक है। अतिसार के बाद मंदाग्नि में अहित भोजन, अतिसार के बिना मंदाग्नि में अहित भोजन और अग्निमांद्य के दौरान अहित भोजन, ये आप अलग से थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर आप निदान में ये वाले पॉइंट डालोगे तो आपका आंसर थोड़ा एक्स्ट्रा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ग्रहणी रोग जो है वो अग्निमंद ही प्रमुख कारण है, ठीक है। वाग्भट ने अग्निमंद के ही अर्श, अतिसार व ग्रहणी रोग का कारणभूत माने। ये स्टेटमेंट बेस में आ सकता है कि वाग्भट ने अग्निमांद्य को ही अर्श, अतिसार एवं ग्रहणी रोग का कारणभूत माना है तथा ये तीनों व्याधियां आपस में एक दूसरे के कारण होते हैं, ठीक है। देन क्या बात है कि ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, याद रख लेना, है ना। तो देन आगे जो है, एक मिनट, ठीक है। तो अब हम आगे जो है मेनली इसका संप्राप्ति पढ़ेंगे कि भाई कैसे जो है ग्रहणी रोग जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जो है देखो कारण क्या होता है, अग्निमांद्य कारक हेतु है और अतिसार अर्श के बाद दो हमने टाइप्स देखे हैं। अब दोष क्या है, त्रिदोष या आम, क्योंकि आम ही हो रहा है क्योंकि अग्निमंद है, अग्निमंद से क्या होगा, आम ही उत्पन्न होगा, तो आम है। दुष्य क्या है, अन्न और रस, ठीक है। महाश्रोतस विशेषता ग्रहणी इसमें अधिष्ठान है, श्रोतस अन्न वह पुरीश्वा है, श्रोतदुष्टि अति प्रवृत्ति है, स्वभाव दारुण है, विस्त्रंस व्यापद एवं क्षय है, अग्निबल मंद है, साध्यता असाध्यता में कृच्छ साध्य है और युवा में कृच्छ विद्य असाध्य। तो अतिसार की निवृत्ति होगी अग्निमांद्य अवस्था में, अहितकर आहार विहार सेवन, आम दोष की उत्पत्ति होगी, आम दोष का ग्रहणी क्षेत्र में स्थान संचय ग्रहणी दोष, ठीक है। फिर क्या होगा, आम की उत्पत्ति होगी, आम की विदग्धा अवस्था, शुक्त पाक होगा, विषरूपित और विदग्धता, पित्तधरा कला में शोभ, ग्रहणी के कार्य में वैषम्य, विदग्ध आम एवं पक्व अन्न मल का अधोभाग से निर्हरण ग्रहणी रोग। तो ये इसका कुछ थोड़ा पैथोलॉजी है, ठीक है। नॉर्मली ये याद रख लेना कि भाई क्या है कि अतिसार जो है वो मेनली क्या है, निवृत्ति, निवृत्ति मतलब थोड़ा सा, या फिर ये एक मिनट इसका स्टेटमेंट पे अपन देख सकते हैं कि अतिसार के निवृत्त होने पर या आरंभ से ही अपथ्य सेवन करने वाले मंदाग्नि पुरुष की जठराग्नि वात आदि दोषों द्वारा पुनः अधिक विकृत होकर ग्रहणी को भी विकृत कर देती है। अब जैसे किसी को अतिसार है, ठीक है। अब अतिसार जो है तो किसी को मान लो वो ठीक हो गया है या फिर स्टार्ट से मतलब कि पेशेंट जो है वो डाइट जो पथ्य है उसका सेवन नहीं कर रहा है, तो क्या है, अतिसार है, मंदाग्नि है ही, तो क्या होगा कि वात आदि दोष जो है वो पुनः जो है, मतलब अब भाई अतिसार है तो अग्नि तो डिस्टर्ब है ही, लेकिन वो फिर अपथ्य सेवन कर रहा है तो क्या हो रहा है, और उसकी अग्नि और विकृत हो रही है और ग्रहणी को भी विकृत कर दे रही है। फिर क्या हो रहा है कि वात आदि दोष में से किसी एक, दो अथवा तीनों द्वारा विकृत ग्रहणी
भुक्त अन्न को आमावस्था में या कभी पक्वावस्था में बार बार त्यागती है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक आप इमेजिन कर लो कि भाई यही वाला जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि भाई देखो अतिसार ठीक हो गया है या फिर तो अतिसार पेशेंट को है ही, फिर भी क्या करेगा वो अहितकर आहार विहार सेवन करेगा, अग्निमांद होने के पास भी आम दोष बनेगा ही। और आम दोष जो है वो ग्रहणी के उसमें क्षेत्र में स्थान संचय करेगा, देन वो ग्रहणी दोष हो जाएगा। अब ग्रहणी दोष हो जाएगा तो क्या होगा कि खाने का जो एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ग्रहणी अग्नि का अधिष्ठान है, तो क्या होगा कि अग्नि सही नहीं रहेगी तो फिर से आम दोष की उत्पत्ति होगी। आम दोष की उत्पत्ति के बाद आम जो वहाँ पड़ा हुआ है उसकी विदग्धा अवस्था, मतलब वो और उसको सड़ते जाएगा वो, फिर क्या होगा अम्लपाक, मतलब थोड़ा सा खट्टापन वाला जो नहीं होता, एक एसिडिटी टाइप का जो जो आपको लगता है कि यार खट्टा खट्टा लग रहा है, वो उत्पन्न होगा। फिर वही होगा, वो भी और सड़ता जाएगा, विष रूपित, और उसमें भी थोड़ा और दाह विदग्धता आने लग जाएगी। फिर पित्तधरा कला में शोभ होगा। पित्तधरा कला मतलब वही है आपका जो ग्रहणी वाला जो है उसमें फिर शोभ, मतलब थोड़ा सा ना उसमें एक बोल सकते हो पेन टाइप का या थोड़ा सा सेंसेशन गलत टाइप का होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो गृहिणी का कार्य है वो वैषम्य, मतलब गृहिणी का जो काम रहता है कि मल भाग को अलग करना और डाइजेशन करना और रस वगैरह को उत्पन्न करना, वो सही से नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, जो विदग्ध आम और अपक्व अन्न है और मल का अधोभाग से निराकरण होगा, मतलब कि वही जो आपका जो मल हो वो होगा, मतलब जो स्टूल होगा ना वो भी थोड़ा सा आपको येलोइश टाइप का दिखेगा, है ना, तो अच्छे से ना प्रॉपर पका हुआ रहेगा लेकिन वो भी निकलने लगेगा, मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा आपके इंटेस्टाइन में और वो बाहर निकलने लग जाएगा, तो ये गृहिणी रोग है। तो ये अगर होगा तो पेशेंट को फिर वही वीकनेस वो सब प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि खाने के न्यूट्रिएंट्स उसके बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। सुश्रुत ने अतिसार के बाद प्रायः गृहिणी रोग होने की कल्पना की है, उसका अभिप्राय अग्निमांद्य है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। स्वयं अतिसार की संप्राप्ति में भी पाचक अग्नि के विनाश का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार अतिसार स्वयं मंदाग्निजन्य व्याधि है और अतिसार होने से अग्नि और मंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में अपथ्य सेवन करने से अग्नि और मंद हो जाती है और गृहिणी रोग का कारण बनती है। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद पूर्व रूप है तृष्णा, आलस्य, बल्छ है, अन्न विदाह है ना, उसके बाद चीरपाक है, काय गौरव है, उसके बाद ये इसके पूर्व रूप हैं। ठीक है, चाहो तो आप श्लोक याद कर सकते हो, छोटा सा श्लोक है चरक चिकित्सा का, है ना, चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप नहीं भी करोगे तो बन जाएगा। तो ठीक है, सुश्रुत ने उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त अरुचि, कास, कर्णछेद तथा आंत्रकुजन को भी पूर्व रूप में वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग से आप लिख सकते हो और अलग से थोड़ा ध्यान रख लेना ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए बढ़िया हो जाए। ठीक है, अब वाग्भट ने क्या किया है कि भाई सदन है, लूजनेस ऑफ बॉडी, देर से पाक, आम्लपाक, प्रसेक, मुख वैरस से तृष्णा, ये जो भी है तो ठीक है, तो इसमें जो है आप सुश्रुत और चरक का याद रख लेना, वाग्भट का तो वैसे ही मिला हुआ रहता है। सामान्य लक्षण क्या होता है, ठीक है, तो भुक्त अन्न का आमावस्था में अथवा कदाचित पक्वावस्था में भी मल रूप में परित्याग। तो वही देखो मैंने जो बताया था कि जो खाना आपने खाया है या तो वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा या थोड़ा डाइजेस्टेड, मतलब आपको जब स्टूल होगा तो वो एकदम डाइजेस्ट हो रहा होगा, ऐसी स्टेज में पहुंच गया होगा जहाँ से वो डाइजेस्ट होने वाला रहेगा बट वो बॉडी से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा दुर्गंधित रहेगा, कभी बंधा हुआ टाइप का, जैसे एकदम झाग झाग वाला होगा स्टूल, तो ऐसा स्टूल और बहुत बदबूदार रहेगा, तो ये आप एक साइन एंड सिम्टम है कि उसको गृहिणी है। ठीक है, ठीक है, तो वही वाला है कि पीड़ा के साथ त्याग होना भी एक है, तो ये भी कुछ इसके सिम्टम्स है कि बल्छ है, कांस, जो भी मतलब आपने अभी देखा था कि मल जो है लौह या आमगंधी होगा, ज्वर, अस्थि संधि वेदना इंपॉर्टेंट है, हाथ पैर में शोथ होगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तिक्त अम्लोद्गार, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आंत्रकुजन, तो आंत्रकुजन क्या है, पेट में गुड़ 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 होगा, तो ये मतलब आप तमा प्रवेश है, तो इस प्रकार से आप एक रीडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, जैसे मेनली आप भाई इमेजिन कर लो कि किसी को अगर गृहिणी हो गया, उसके खाना ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो उसको क्या क्या होगा, एक तो बॉडी में वीकनेस होगी, अरुचि होगा, है ना, और मुख कड़वा कड़वा टाइप का लगेगा, मुख का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो नॉर्मल सा आपको थोड़ा इमेजिन करके आपको याद रखना है। देन हम आगे बढ़ेंगे
कि भाई वातज पित्तज और कफज अलग से जो लक्षण रहते हैं उनकी ओर बढ़ेंगे कि ग्रहणी के भेद क्या है। तो स्वतंत्र परतंत्र दो भेद बताए थे। स्वतंत्र ग्रहणी जो है वो बिना अतिसार के होगा, उसमें अतिसार इन्वॉल्व नहीं होगा, और परतंत्र में अतिसार के बाद जो ग्रहणी रोग है वो होगा। ठीक है, 4 प्रकार है, वातज पित्तज कफज और सनिपातिक, है ना। उसके बाद है 6 प्रकार जो है माधवकर ने संग्रह और घटी यंत्र वाला जो बताया था, है ना, और आमज वगैरह। ठीक है, तो दोष अनुसार क्या है कि भाई कब होगा, तो वही देखो दोष वाले में सिंपल सी ये थ्योरी याद रखना कि जो जो चीज़ें वात बढ़ाएंगी, तो वात कौन से पहले तो आप डिवाइड कर लेना तीनों में। आप वातज पित्तज कफज जो भी ग्रहणी का निदान लिखोगे इसमें सब में और लक्षण में ये चीज़ें याद रख लेना कि भाई वही बहुत ज़्यादा जो चीज़ जैसे चलना फिरना हो गया, आहार विहार में डिवाइड कर लेना, और कटुतिक्त कषाय वाला आहार, भाजी वगैरह ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा उपवास रखना, ये सब वात बढ़ाएगा, तो ये वातज का निदान हो गया। ठीक है, अब लक्षण में क्या होगा कि उसका पाक अम्ल होता है, भोजन किया अन्न दुख से पचता है और उसका पाक जो है वो अम्ल होता है, शरीर में खरता उत्पन्न होती है, देखो जो वात के लक्षण है। ठीक है, आँखों की रोशनी कम तथा कानों में शब्द श्रवण, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप अलग से हाईलाइट करके याद रख लेना। ठीक है, अब पार्श्व उर्व वंक्षण में बार बार पीड़ा होगी, विसूचिका हृत पीड़ा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप देख सकते हो, इसमें से अपने हिसाब से 2-4 पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हो। एक पॉइंट ये आंखों की रोशनी वाला आप ध्यान रख सकते हो, है ना। पीड़ा होगी जो नीचे के जो बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, उसमें जहाँ मतलब मान के चलो हिप्स वाले एरिया में पेन होगा, है ना। मानसिक अवसाद होगा क्योंकि बात सही से वो नहीं है, तो उसको जो है, क्योंकि देखना जब आप ग्रहणी का ट्रीटमेंट करोगे ना तो आपको उसमें जैसे ब्राह्मी वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो इसलिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बहुत विलंब से उसको जो है मल जो है वो त्याग होता है, आवाज़ आएगा और बहुत सूखा, बहुत कम, और श्वास और कांस रोग भी रहता है उसको, पेशेंट को, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ कार्डिनल साइंस है। ठीक है, ये खरता और ये सब तो आप लिख सकते हो, बट ये जैसे कि पेशेंट को श्वास और कांस रोग रहेगा, उसकी आँखों की रोशनी कम तथा शब्दों में शब्द श्रवण होगा। ठीक है, रोगी सर्वरसों से युक्त खान पान की इच्छा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रोगी भोजन के पच जाने पर या पाचन काल में आद्यमान होता है तथा आहार ग्रहण कर लेने पर स्वास्थ्य का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रख सकते हो। ये वाला 9th पॉइंट, 4th पॉइंट और 12th पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख सकते हो, और 7th पॉइंट। ठीक है, पित्तज ग्रहणी में भी वही बात है कि लक्षण क्या है कि भाई दुर्गंधित अम्लोदगार है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, है ना। और उसके बाद तो वही है कि तृष्णा रुचि, जो भी लक्षण आपको पित्त वाले में दिखते हैं वो आप याद रख सकते हो। लक्षण का क्या है कि भाई रोगी अलास, है ना, मुख के भीतर मल का लेप, ऐसा मुख का स्वाद मीठा। ठीक है, उसके बाद है मल टूट टूट कर पतला, आम और कफयुक्त होता है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्त्री सेवन की इच्छा नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है। शरीर में अवसाद होता है, हृदय प्रदेश में भारीपन, ये तो आप कफ वाला नॉर्मल जो भी लक्षण है। वात वाले में क्या याद रखोगे कि हृदय प्रदेश में पीड़ा होगी, है ना, आलस्य युक्त होता है कफ वाले में। ठीक है, अब संग्रह ग्रहणी की बात करते हैं। ये जो है मेनली उतना ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है, ये माधव निदान ने बताया। ठीक है, त्रिदोषज होता है ये, है ना, और असाध्य और कष्ट साध्य है। ठीक है, आंत्र जो है बहुत ज़्यादा इसमें वीक हो जाते हैं, है ना, तो अल्प मल को निकलने में भी समर्थ रहती है। इसमें बस यही याद रख लेना कि इसमें क्या है कि मल कम भी रहेगा वो भी नहीं निकल पाता है बॉडी से। ठीक है, तो ये एक रीडिंग बस एक लगा सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होता है कि मतलब वही है कि मेन की अल्प मात्रा में भी मल रहेगा, देन ऑल्सो भी वो बॉडी से जो है नहीं निकल पाएगा। ठीक है, लक्षण क्या है, आंत्र कुजन, आलस्य, है ना, तरल शीत, कदाचित घन स्निग्ध, आम पिछिलता, कुछ अत्यधिक मात्रा में मल शब्द का शब्द और मंद वेदना के साथ त्याग, ये 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और इसका आक्रमण एक पक्ष, 1 मास, 10 दिन के पश्चात या प्रतिदिन भी हो सकता है। इसका प्रकोप दिन में होता है और रात्रि में शांत हो जाता है। ये 6th पॉइंट, 5th पॉइंट और आपका 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीरकाल अनुबंधी है ना,
या सामवाद से उत्पन्न होता है, इसीलिए संग्रह। तो ये इंपॉर्टेंट है। घटी यंत्र लिखा हुआ है तो इसका भी वर्णनी माधव निदान ने इसका बताया है। त्रिदोषज की एक अवस्था समझना चाहिए, ठीक है। सोते समय पार्श्व में शूल तथा जल में डूबते हुए घड़े के समान ध्वनि से युक्त है ना, तो आंतों में दौर्बल्य उत्पन्न हो जाती है, असाध्य है, ठीक है। तो सामग्रहणी एक और लक्षण है कि आहार का विदग्ध होना, विष्टब्ध मल जो है कोष्ठ में रुका रहेगा, उदर में पीड़ा। तो ये आप ऐसी नॉर्मल रीडिंग लगा सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं ग्रहणी की साध्यता असाध्यता। तो जिन लक्षणों से युक्त अतिसार रोग असाध्य कहा गया है, उन्हीं लक्षणों से युक्त ग्रहणी को भी असाध्य माना गया है। बालक में ग्रहणी साध्य, युवा में कृच्छ, वृद्धा में प्रायः असाध्य होता है, ठीक है। वृद्धावस्था में होने वाली ग्रहणी रोग के मारक सिद्ध हो सकता है। संग्रह, ग्रहणी और घटी यंत्र ये सब जो है असाध्य या दुष्चिकित्सा है। उपद्रव क्या है? हारित संहिता में यकृत व प्लीहा वृद्धि, कृमि रोग, अष्ठीला, उदर रोग, उदरकंडु, मलबद्ध, इन 6 उपद्रवों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त पांडु, शोथ, जलोदर आदि का समावेश करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, उपद्रव याद रख लेना थोड़ा सा। सापेक्ष निदान किसके साथ कर सकते हो? तो ग्रहणी, वातिक, पित्तक है ना, स्वतंत्र, संग्रह, घटी यंत्र, साम, अतिसार, आमातिसार, प्रवाहिका, अधोग, अम्लपित्त, अन्य, है ना। फिर ग्रहणी और अतिसार का सापेक्ष निदान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये जो है आमाशयोथ व्याधि है, ये पक्वाशयोथ व्याधि है, ठीक है। उसके बाद है अतिसार में क्या है, मल एकदम निकलता रहता है तो वो वहाँ तक चला जाता है। यहाँ आमाशय से है क्योंकि एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि अग्नि का बात है तो खाने के एब्जॉर्प्शन से ही डिजीज़ स्टार्ट हो जाता है। और अतिसार जो है एब्जॉर्प्शन होने के बाद भी जो नीचे जहाँ से आपको वो होना चाहिए वहाँ से दिक्कत होता है। तीनों दोषों का समान वायु, पाचक, पित्त एवं क्लेदक कफ की विकृति होती है, ठीक है। विशेष रूप से अपान वायु की विकृति होती है। अग्नि वगैरह थोड़ा ठीक रहता है अतिसार में। मेन आपको ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है कि फर्दर ऑन जो स्टार्ट होता है ना डिजीज़, उस समय अग्नि उतनी विकृत नहीं होती। लेटर ऑन जैसे जैसे स्टेट प्रोग्रेस करता है अतिसार में, तो फिर अग्नि जो है उसकी विकृति चालू होती है। लेकिन जो ग्रहणी रोग रहता है उसमें जब खाना जब पेट में जाता है तो सबसे पहले क्या है कि समान वायु जो है, समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरती सर्वथा, कोष्ठ में समान वायु रहती है। वही समान वायु आपके पाचक पित्त को बढ़ाने वाला काम रहता है। और क्लेदक कफ क्या रहता है, उसका जो भोजन जो लिया है उसका क्लेदन करता है ताकि वो इजीली पास ऑन हो सके। तो ये तीनों की विकृति, मतलब कि डाइजेशन प्रोसेस की विकृति जो है वो ग्रहणी रोग रहती है। और अतिसार जो होता है वो मेनली वायु की विकृति होती है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। अपक्व और पक्व मल का बद्ध एवं द्रव रूप से त्याग होता है। विविध द्रव धातुओं का शरण होता है, ठीक है। इसमें क्या है, मल ही निकलेगा। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड भी पास ऑन होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, मल भी रहता है और लिक्विड भी रहता है, ठीक है। उसके बाद है जैविक दोष पाए जाते हैं, है ना। इसमें प्रायः क्रियात्मक दोष पाए जाते हैं, परंतु गंभीर अवस्था में जैविक दोष भी पाए जाते हैं। जैविक दोष मतलब यही बोल सकते हो कि थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइप का कुछ बोल सकते हो, या कुछ भी। मल की मात्रा एवं संख्या की दृष्टि से सरण कभी अधिक तथा कभी ज़्यादा होता है। मल की मात्रा है ना, तो अतिसरण अधिक होता है। अतिसार के उपद्रव स्वरूप ग्रहणी की उत्पत्ति होती है। अनेक रोगों में अतिसार की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। अतिसार जो है ना वो एक सिम्टम टाइप का भी है, और अतिसार के उपद्रव में ग्रहणी रोग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रहणी रोग और ग्रहणी दोष में, इसे कोष्ठज रोग कहते हैं, इसे कोष्ठज क्रियात्मक विकृति भी कहते हैं। संप्राप्ति श्रृंखला के बाद ग्रहणी रोग उत्पन्न होता है। अग्नि दोष को ही ग्रहणी दोष कहा जाता है, ठीक है। पाचन एवं शोषण की क्रिया प्रभावित होती है ना। इसमें पाचन की क्रिया प्रभावित होती है। इसकी गणना वाग्भट ने अष्टरोग में की है। यह ग्रहणी रोग उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। सो आज का जो ग्रहणी का टॉपिक है हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम विसूचिका, अल्सक और विलंबिका को देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो भुक्तामेव विमुच्यते मुहुर्मुहुर मुहुर्द्रवम किस रोग का प्रत्यात्म लक्षण है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर है ग्रहणी, ठीक है। संग्रह ग्रहणी में मल प्रवृत्ति कितने अंतराल पर होती है, तो इसका आंसर भी होगा ए, क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा था। दीवा प्रकोप भवती रात्रो लक्षण
मिलता है? देखो हमने उसमें पढ़ा था कि संग्रह ग्रहणी में ही ये लक्षण मिलते हैं, रात में वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। तो ठीक है, घटी यंत्र ग्रहणी क्या है? तो घटी यंत्र भी वही आपका जो है वो असाध्य माना गया है। ठीक है, सोने के दौरान पार्श्व में शूल किस प्रकार की ग्रहणी में पाया जाता है? पार्श्व में शूल सोने के टाइम किस में पाया जाता है? ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा घटी यंत्र ग्रहणी में होता है। शून्यपात कराह लक्षण पाया जाता है। शून्यपात कराह मतलब पैर में थोड़ा सा स्वेलिंग और वो टाइप का जो है, तो ये ना आपका ग्रहणी के रूप में पाया जाता है। जो लक्षण हमने देखे थे जिसमें मैंने बताया था कि स्वेलिंग वगैरह होगा, पेन होगा, तो वो है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विश्व हर्षणम लक्षण किस में पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है कफज ग्रहणी में। ठीक है, अकृष्यस्यापि दौर्बल्य मालस्य लक्षण किस में मिलता है? ठीक है, अकृष्यस्यापि मतलब कि पतला नहीं होगा, है ना, और दौर्बल्य तो ये कफज ग्रहणी में होगा, क्योंकि आलस जो है वो कफ से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। जीर्णे जीर्यति च आद्यमानम भुक्तम स्वस्थ मुक्ते। ठीक है, आद्यमान आया है इसमें, तो इसमें जो है आप वातज ध्यान रख लेना, क्योंकि आद्यमान अभुक्तम जो है लिखा है इसमें, ये आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। आद्यमान क्योंकि वात से वो रहता है, तो आप, और जीर्ण जीयते भी लिखा है कि थोड़ा सा लेट से जीर्ण होता है। ठीक है, दो विशिष्ट लिखा है। ठीक है, तो इसमें 4 है। ठीक है, वात गुल्म ये जो है कि चा मानवा किस विकार से संबंधित है? तो ये जो है आपका वातज ग्रहणी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बार बार आप पढ़ोगे ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे, एक बार रीडिंग से नहीं। बट यहाँ पे जो 12-13 ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप लर्न कर सकते हो, तो आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी। और बाकी जो टॉपिक भी आप रीड करते हो, तो एक बार थोड़ा श्लोक को भी आप रीड कर सकते हो, तो इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। लेकिन ये जो 12-13 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। और उसके अलावा जो भी मैंने बताया था ड्यूरिंग क्लास, वो भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, विदग्ध आहार का मूर्छित होना किस ग्रहणी? तो ये साम ग्रहणी का है। और हारित संहिता में ग्रहणी के किस उपद्रव का उल्लेख नहीं है? तो हमने जो हारत का ऊपर में जो देखा था, तो उसमें शोथ का वर्णन नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये जितना मैंने बेस्ट हो सकता था ट्राई किया है ग्रहणी रोग पढ़ाने का। बाकी आप भी इसको एक रीडिंग लगाना, और किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।